अनमोल कौर मिस टीन अर्थ टूरिज्म की विनर बनी है। और शायरा बिश्नोई मिस टूरिज्म ग्लोब की विनर बनी है। मैं मिस उत्तराखंड 2013 बनी थी, तो मेरे लिए वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे करियर का। मुझे हमेशा से था कि मैं एक वॉइस बनूं सोसाइटी के लिए। उसके साल 2 साल बाद आई रियलाइज कि उतनी क्लीन इंडस्ट्री नहीं है ये, और वो बच्चे रोते हैं कि मैम आप हमारी मम्मी से बात कर लो एक बार। विनर रह चुकी हैं, और वो अपनी सासू माँ को जरूर दिखाना चाहती थी, क्योंकि उनकी सास का हमेशा से कहना था कि तू कुछ नहीं कर सकती। मुझे मेरे फेसबुक में अभी थोड़े दिन पहले ही किसी ने प्रपोज करके मुझे बोला क्या मुझसे शादी करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें हर दूसरे दिन अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो पेड अवार्ड है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड योर बिगेस्ट वीकनेस। तो मेरा आंसर था इट्स माय ब्रेन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप। एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूं। एक ताज से शुरू हुआ सफर और आज कई बेटियों और महिलाओं के सपनों को एक प्लेटफॉर्म देने तक पहुंच चुका है। मेरी आज की मेहमान मिस उत्तराखंड 2013 रह चुकी हैं। इजिप्ट में हुए मिस इंडिया इको इंटरनेशनल 2017 में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, लेकिन उनकी पहचान केवल इन खिताबों तक सीमित नहीं है। खुद को एक ब्रांड बनाया और एक अलग पहचान भी। जिस मंच पर कभी उन्होंने खुद कदम रखा था, आज उसके जरिए वो नई पीढ़ी की प्रतिभाओं और महिलाओं के लिए नए रास्ते बना रही है। उनकी कहानी सिर्फ खूबसूरती और ताज की नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, एम्बिशन और इम्पैक्ट की भी है। तो बिना देरी के मैं आपको मिलवा रही हूँ ख्याति शर्मा से। तो ख्याति, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। शुरुआत सबसे पहले वहां से जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। 2 बेटियां जिन्होंने इस वक्त उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, और वो आपके थ्रू जो है उस ब्यूटी पैजेंट का हिस्सा बनी है। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत। थैंक यू सो मच रेनू, आपने मुझे छाप में बुलाया। और अगर हम इस चर्चा के जो हमारा विषय बना हुआ है वो है अनमोल कौर एंड शायरा बिश्नोई। और वो मिस इंडिया का उन्होंने जाकर मिस टीन टूरिज्म, मिस टूरिज्म में इंडिया को रिप्रेजेंट करा। और अनमोल कौर मिस टीन अर्थ टूरिज्म की विनर बनी है। और शायरा बिश्नोई मिस टूरिज्म ग्लोब की विनर बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये उत्तराखंड की दोनों बेटियों ने इंडिया को इतनी दूर तक जाकर, श्रीलंका में इनका पैजेंट हुआ था और वहाँ पर गुड 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और दोनों जीत कर आए वहाँ से। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि टाइटल सिर्फ इंडिया ही नहीं आया, हमारे उत्तराखंड के अंदर आया है। तो आई थिंक ये बेस्ट पार्ट रहा है। और दोनों बहुत यंग है अभी। अनमोल जो है वो 17 साल की है, 17 ईयर की है, और अभी उसने नीट का एग्जाम अपना अभी प्रिपेयर कर रही है, प्रिपरेशन उसकी जारी है। तो आई गेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मोटिवेशन है ये हमारी टीम की गर्ल्स के लिए कि सोशल मीडिया से हटकर भी आदमी अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारी डायरेक्शंस में जा सकता है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि खुद एक ब्यूटी पैजेंट का खिताब आपने जीता है। इस पर थोड़ा सा पहले तो इस पे बात करें कि खुद का जो सफर शुरू हुआ था, अब दूसरों को मौका दे रही हैं, तो थोड़ा कुछ यादें पुराने उसमें जाएं। हाँ, मैं मिस उत्तराखंड 2013 बनी थी, तो मेरे लिए वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे करियर का। मैं बहुत छोटी थी और लगता था कि यार क्या क्या नहीं मुझे लाइफ में करना है, और बस एक चीज़ जो माइंड में रही थी वो हमेशा से था कि सिर्फ मेरी जो लाइफ है वो ताज तक नहीं रहेगी, दैट क्राउन इज नॉट द एंड। मुझे हमेशा से था कि मैं एक वॉइस बनूं सोसाइटी के लिए, और समहाउ जो खुद क्राउन पहनने से लेके आज दूसरों को इवेंट के थ्रू वो प्लेटफॉर्म देना, तो मैंने ना वो एक इवोल्यूशन देखा है। मतलब वहां से लेके यहाँ तक का जो चेंजेस देखे हैं ना, वो बहुत ही मजेदार है। तो आपने जैसे बोला कि मैं वॉइस बनना चाहती थी, तो वो जर्नी क्या क्राउन के थ्रू सोचा था कि मैं ब्यूटी पैजेंट में जाऊं तभी, या फिर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्राउन के ही जरिए सोचा था, क्योंकि तब ऐसा लगता था कि अगर क्राउन मिलेगा तो तुम थोड़ा सा हटके एक पर्सनालिटी अपनी इनहांस करके ले आओगे। तो ऐसा क्यों ख्याल में था? क्योंकि आप बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड जो आपका मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा रहा है। मैंने मास्टर्स करी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से करा है। एग्जाम में सीट क्लियर करके
और मेरी जो बैचलर्स हुई है वो SGRR मेडिकल कॉलेज से हुआ है, तो ऐसा नहीं है एकेडमिक्स में मेरा कुछ हाथ खराब था। एकेडमिक्स में भी आई वाज प्रीटी गुड, पर जो पेजेंट्री था वो एक वो ख्याल ग्लैमर, कब आना शुरू हुआ? वो बचपन से था अच्छा, कि कोई मुझे ऐसी स्पेसिफिक कोई था जिसको जो आइडियल था दिमाग में कि ऐसा बहुत सारे थे, ठीक है। अच्छा। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन तो सबके ही रहते हैं, और वो मैंने उनको हमेशा से देखा। और मम्मा का मेरा एक जो कहते हैं ना, मम्मी का हमेशा था, मैं चाहती हूँ तेरी फोटो न्यूज़पेपर में आए, तेरी फोटो अच्छा। न्यूज़पेपर में आए। तो जब फर्स्ट टाइम वो मिस उत्तराखंड 2013 में जब उन्होंने मेरी फर्स्ट टाइम फोटोग्राफ देखी थी, तो उस दिन के बाद से आज 2026 चल रहा है, शायद हर थोड़े टाइम बाद वो मेरी फ़ोटोग्राफ न्यूज़पेपर में देखती रहती हैं। तो अब मैं उनको ये बोलती हूँ, देखो आपको एक बार मेरी फ़ोटोग्राफ न्यूज़पेपर में देखनी थी ना, तो आप रोज़ देखो बैठ के। तो 2013 में अगर मैं जाऊं तो क्या उतनी ओपननेस थी उत्तराखंड में, स्पेशली आसपास था कि बेटी मिस उत्तराखंड के लिए जा रही है, माहौल हाँ। कैसा था? देखो, जब मॉडलिंग को हमेशा से ना ग्लैमरस उसमें ना बहुत अच्छे से नहीं देखा गया है। जब मैं पुरानी बातें करूँ, अपने टाइम की बातें करूँ, उस समय ऑल्दो चीज़ें थोड़ा चेंजेस मोड में आने लग गई थी, बट देन फिर भी लोग उतना ओपन नहीं थे। तो जब मैंने किया तो माय डैड वाज कि क्यों करना है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई में तुम अच्छी हो, अच्छा अपना करियर बना सकते हो। और पर नहीं, मुझे था कि नहीं करना है, तो फिर फैमिली ने भी सपोर्ट करा। आई नॉट से कि नहीं किया, सपोर्ट करा। और मैंने धीरे-धीरे जब अपने कदम आगे रखती चली गई, तो फैमिली का सपोर्ट भी रहा। और बिल्कुल मेरा ये हमेशा कहना है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना ना, जो चीज़ें हम अपने उस दम से 80% अच्छा कर सकते हैं, फैमिली के सपोर्ट के साथ शायद हम 500% अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा कमेंट, कभी कुछ ऐसा सुनने में आया कि कभी लगा हो कि मैं क्यों इस डायरेक्शन में आ गई, या फैमिली को कुछ ऐसा सुनना पड़ा हो? किया? मैंने ऐसे तो नहीं फेस किया, बट हाँ, कास्टिंग काउच जैसी जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं, दैट इज़ आई गेस ट्रू इनफ। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। हम लोग कभी एड इंडस्ट्री के लिए हमको काम ऑफर होता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, आपको ये प्रोजेक्ट करना है, इतना वी विल पे। तो उसके साथ ना वो एक एक्सपेक्टेशंस रख के आती हैं बहुत बार। तो जब मैंने जब इनिशियली इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करा, उसके साल 2 साल बाद आई रियलाइज़ कि उतनी क्लीन इंडस्ट्री नहीं है ये। और क्योंकि जब मैं देहरादून से दिल्ली जाती थी काम करने के लिए, जब मैं कोई प्रिंट ऐड करने के लिए या फैशन शो करने के लिए जाती थी, तो जो वो माइंड में ना डर बना रहता था, और पेरेंट्स के भी रहता था, मेरे तो था, उनके भी उतना था। तो वो जो डर था ना कि यार क्या माइंडसेट लेके सामने वाला बंदा बैठा है, दैट वाज समथिंग जो स्कैरी था। और ऐसा कभी कुछ ऐसा ऑकवर्ड चीज सामने से आई तो लगा कि नहीं, मैं इस चीज को तो कंटिन्यू बहुत नहीं बार करूंगी? आई, बहुत क्योंकि बार। मोस्टली होता है जो मिस उत्तराखंड बनती है उसके बाद वो आपको जो है बॉलीवुड में नजर आने लगेंगे, फिर वो इस तरह का जो एक एंटरटेनमेंट जो हमारा सेक्टर उसमें आप देखने को, तो आपका मैंने वो वाला पर्सपेक्टिव नहीं देखा अभी तक। मैंने उसके पीछे बहुत गहरा रीज़न है कि ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि मुझे सिर्फ मॉडलिंग करके एक्टिंग में नहीं जाना था। अगर मॉडलिंग का मन था, तो एक्टिंग का भी काफ़ी हद तक था कि नहीं यार, आई शुड मैं इंडस्ट्री को भी मुझे एक बार काम करना चाहिए इंडस्ट्री में। पर जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, मैंने 2-3 इंसिडेंट्स फेस करे, जैसे कि मैंने बताया कि काम के साथ एक आता था एक्सपेक्टेशन कि नहीं, आपको चलो हम कॉफ़ी डेट पे चलते हैं, चलो हम कॉफ़ी पी लेते हैं। तो सामने से किसी ने कुछ नहीं बोला, बट वो जो इनडायरेक्ट फील होते हैं ना, वो इंट्यूशंस होते हैं, फीमेल इंट्यूशंस, तो वो मुझे समझ आ रहे थे कि इंडस्ट्री उतनी क्लीन नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ क्लीन नहीं है, बहुत चीज़ें सही भी हैं, बट जो मैंने फेस करा उस टाइम पे, वो मुझे था कि नहीं यार, इट इज़ बेटर कि मैं, तभी वो एक चीज़ थी कि 2015 में मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि नहीं, मैं उत्तराखंड में गर्ल्स को इधर ही वो प्लेटफॉर्म दूंगी जो प्लेटफॉर्म मुझे लेने के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा था, और एक डर के साथ जाना पड़ा था। और दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने इम्बेलिश टैलेंट मैनेजमेंट को स्टार्ट किया। और आज भी मैं उसी माइंडसेट के साथ रहती हूँ कि गर्ल्स को यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको कुछ अच्छा करने के लिए इधर ही मौका मिले, और वो इतना इवॉल्व अपने मेंटली हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, वो यंग एज से स्टार्ट करे और फिर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। तो ब्यूटी पेजेंट का मतलब क्या रह गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें डायरेक्शन दिखती है वो ये दिखती है कि आपने किसी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया, आप मॉडल बने, आप क्राउन जीते, आपकी एंट्री किसी ना किसी सीधे सीधे एक तरह से देखा है तो एंटरटेनमेंट में आप जाते हो। अगर ये नहीं है लाइन, तो ब्यूटी पेजेंट का फिर क्या, देखो क्या समझे हम, क्या बन के निकला हो?
ये ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि ब्यूटी पैजेंट पहले तो कि ब्यूटी है, ठीक है। मैं हमेशा समझाती हूँ इट्स नॉट जस्ट द फेशियल ब्यूटी, ठीक है। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात भी कर रहे हैं कि अगर एक ब्यूटी क्वीन बनी, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गई, उसने एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, करते हैं 90% लोग करते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। ब्यूटी पैजेंट का जो एक्चुअल मतलब है दैट इज यू आर बिकमिंग अ वॉइस। वॉइस फॉर हुम? वॉइस फॉर द यूथ, वॉइस फॉर द सोसाइटी, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठाकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस इन द टर्म्स ऑफ तुम उन्हें दिशा दिखा सकते हो, तुम उनके लिए एक मोटिवेशनल पर्सन बन सकते हो, एक पर्सनालिटी बन सकते हो जिसको लोग फॉलो करना चाहें। तो ब्यूटी क्वीन का मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो इंडस्ट्री में ही जाने वाली है। अच्छा, मुझे मेरा टू बी ऑनेस्ट, मेरा सिर्फ हमेशा से पैजेंट करना मेरा फोकस था कि मुझे पैजेंट करने हैं। और अच्छा, मेरे पैजेंट करने के पीछे हमेशा यही था कि मुझे वॉइस बनना है, और मैं वही कर रही हूँ, तो आई एम प्रीटी हैप्पी कि मैं अच्छा कर रही हूँ। इंडस्ट्री में जाने का मन था। मैं ऑब्वियसली मैं भी चाहती थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक बार ढंग से देखो, पर आई वॉज नॉट हैप्पी जब मेरे जो स्टार्टिंग के जो लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस रहे वो इतने पॉजिटिव नहीं रहे, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेने का फिर मन ही नहीं करा। आई थॉट कि नहीं यार, मैं जिन चीज़ों से मुझे डर लग रहा है, मैं वो डर अपने उत्तराखंड की लड़कियों के लिए हटाऊंगी, और मैं खुश हूँ कि आज मैं वो कर भी रही हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस को लेकर के एक लड़की जो है अपने अंदर की उस एनर्जी को समझती है, उस कॉन्फिडेंस को समझती है। ख्याति स्कूल टाइम से कैसी थी? ऐसी कॉन्फिडेंट थी या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी, बट इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट थी, लोगों से बात करने पे जो सेलेक्टिव जोन है उनसे तो मैं खूब बातें करती थी, बट एक्सट्रोवर्ट होके लोगों से और बातें करना वो मैं नहीं करती थी। बट आफ्टर बिकमिंग अ ब्यूटी क्वीन, जैसे कि 2013 में जब मैं विनर बनी, तो काफ़ी ग्रूमिंग हुई, पर्सनालिटी इन्हांस होती है, कॉन्फिडेंट होते हो। तो ये सब चीज़ों को जब मैंने गैदर किया तो चेंज आया। पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा कि जब आपके ब्यूटी पैजेंट जब आप करवा रहे थे, तो चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, यहाँ की लड़कियां भी जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अब खुद कैसे क्या ऑब्जर्व किया आपने? ये बहुत बड़ा चेंज है एक तरीके से देखा जाए, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि प्रिविलेज बैकग्राउंड की ही लड़कियां थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सब प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे। बहुत सारी लड़कियां आज भी ऐसी हैं, हमारे पास तक तो पहुँचती हैं, उनकी तो मैं अभी बात करती हूँ, पर ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो आप मानोगे नहीं, आई कैन नेम फ्यू ऑफ देम, जो हर साल फॉर्म फिल करते हैं, हर साल बात करते हैं कि मैम कब से स्टार्ट हो रहा है, पर उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करती और वो कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैम आप उत्तरकाशी में आके हमारे लिए इवेंट करा दो, और वो बच्चे रोते हैं कि मैम आप हमारी मम्मी से बात कर लो, एक बार हमारे पापा से बात कर लो, हमारे भैया से बात कर लो। तो बुरा भी लगता है कि उनका मन है पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फैमिली नहीं समझ पा रही है। तो होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और रही बात कि वहाँ से आते हैं जो हमारे पास, और जब वो अपना पैजेंट करते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। देहरादून के बच्चे तो थोड़ा ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं, और चाहे वो कपड़ों में लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ के पीछे है, बट हाँ, वो जो एक ड्रामेटिक चेंज यहाँ आकर मिलता है उनको, कल्चरल शॉक भी बहुत सारे होते हैं, मैम ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ, बेटा कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, तुमको जैसे हो तुम बिल्कुल अच्छे हो, बस आदमी एक सरल जिंदगी जी रहा है, एक है कि जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। जी सभी रहे हैं, दैट सबके थॉट्स प्रोसेस सेम है। केवल लड़कियों के लिए नहीं, मेरे ख्याल से आपने हम एज ग्रुप महिलाओं के लिए भी शुरू किया। हाँ, हमारे महिलाओं के तो आई हैव मेनी एक्सपीरियंसेस। लेडीज आती हैं, कुछ लेडीज ऐसे बोलती है, अरे यार मैम मैं जीतना चाहती हूँ, मुझे अपनी सास को दिखाना है। मतलब वो पैजेंट जीतना चाहती है क्योंकि उन्हें अपनी सासू माँ को दिखाना है। और तो हर तरीके के आते हैं ऐसे। लेडीज के एक्सपीरियंसेस थोड़े, उनके चैलेंजेस डिफरेंट है, गर्ल्स के टीन्स के चैलेंजेस आर डिफरेंट, मिसेस के चैलेंजेस डिफरेंट है। सुबह स्कूल का बच्चों का खाना बनाकर वो पहुंचते हैं, कभी कभी तो वो छोटा अपना बच्चा भी लेकर आए हैं, तो हमने उनको संभाला है कि आओ। तो बहुत चैलेंजेस तो मैंने खुद भी एक दो बार जिनसे मुलाकात हुई, जिन्होंने आपके थ्रू मिसेज वाले में पार्टिसिपेट किया, वाकई में मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने शायद अपनी वो लाइफ मिस की है, और अब उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जो बिल्कुल। 50+ लेडीज हमारे पास बहुत सारी आती हैं जो 50+ हो चुकी हैं, और कहते हैं ना कि हमारा
दिल तो बच्चा है जी, तो वो उनसे देखने को मिलता है कि दिल तो बच्चा है जी, और वो एन्जॉय करते हैं, वॉक करते हैं और भूलना चाहते हैं वो दुनिया को अब। उन्हें लगता है कि अब नहीं जिया तो कब जिया। ऐसा कुछ था कि बहुत सारी क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो अपने आप को महिलाएँ भूल चुकी होती। बिल्कुल भूल जाती है। मैं खुद अब आई एम अ मदर नाउ, तो मुझे पता है कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसी लेडीज़ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं एक का समझाती हूँ आपको कि एक लेडी हैं, आरती नाम है उनका। तो वो हमारे विनर रह चुकी हैं, और वो अपनी सासू माँ को ज़रूर दिखाना चाहती थी, क्योंकि उनकी सास का हमेशा से कहना था कि तू कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो कहते हैं ना, जब शादी होती है एक टॉन्ट मिलती है तुमको, तू कुछ नहीं कर सकती। तो अभी शी इज़ 53 नाउ, और वो कह रही है अब करके दिखाती हूँ, और अब करके दिखाती हूँ अपनी सास को कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। और वो विनर बनी, वो जीती, तो सब शॉक हो गए घर वाले। मिस उत्तराखंड जो रही, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, शादी, बेबी। अब कैसे मैनेज करती हो? और स्पेशली एक जो लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस जो है, कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब वो कम होने लगता है, क्योंकि वो मदर बन चुकी हैं। कुछ हमारे दिमाग में है, ठीक है, आप सब हमारे दिमाग में। मुझे लगता है कि जो हम मिलेनियल्स वाली जो एज है, जो हम वो अब हमारी वाली एज है, हम तो बुढ़े हो ही नहीं रहे हैं। समहाउ मुझे लग रहा है हम जवान ही हो रहे हैं। मुझे मेरे फेसबुक में भी थोड़े दिन पहले ही किसी ने प्रपोज करके मुझे बोला है, क्या मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा, अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, जिनको लगता है हम उतना फिट नहीं है, थोड़ा वक्त खुद को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों ने भी बड़े हो जाना है और हमने बुढ़ा हो जाना है। तो इट इज़ बेटर आज जी लो, जो है आज है, कल किसी ने देखा नहीं है। वो आजकल सबसे ज़्यादा पूछते हैं महिलाओं से, आपका स्किन केयर क्या है? क्या-क्या करती हैं? स्किन केयर कुछ नहीं है, मैं मेकअप नॉर्मली नहीं करती हूँ, और खाली बहुत रेयर ओकेजन्स में मैं मेकअप करती हूँ। अदरवाइज़ आई एम ऑलवेज़ विदाउट मेकअप। मेकअप जैसा मैं कुछ नहीं है, सनस्क्रीन आई ऑलवेज़ अप्लाई। और रही रूटीन की बात, तो मेरा रूटीन सुबह 6:30 के अराउंड स्टार्ट होता है। अलार्म बजता है, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो उसके लिए मुझे उठना होता है, उसको तैयार करना है। फिर वो स्कूल जाता है, और फिर मैं खुद नहाती हूँ, थोड़ा-सा योगा मैं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा योगा और वो नहीं कर पाती, टाइम नहीं, मतलब थोड़ा, बट आई स्टिल 15-20 मिनट का योगा मैं करती हूँ। और उसके बाद बस पूजा करके मैं ऑफ़िस पहुँच जाती हूँ। फिर पूरा दिन मेरा काम पे निकल जाता है, और शाम को घर जाती हूँ और खाना खाती हूँ, थोड़ा अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, बहुत नॉटी है, तो उसे पढ़ाती हूँ और फिर थोड़ा काम करके अपना सो जाती हूँ। अब एक कंट्रोवर्सी भी हमेशा रहती है कि अवार्ड्स जो विनर बनते हैं वो या तो स्पॉन्सर खरीदे जाते हैं, कई बार ये सारी कंट्रोवर्सी भी होती है। कभी आपके इसमें हुई है? देखो, हम लोग तो इन सब चीज़ों में नहीं, बिकॉज़ मेरा मानना है जो विनर है ना, वो दिखता है वो विनर है। ठीक है, तुम पैसा लेके किसी को विनर बना दोगे ना, तो समहाउ तुम इनजस्टिस कर रहे हो किसके साथ, और जो हमारे को कंटेस्टेंट्स हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वक्त निकाल के आ रहे हैं। तो मेरा तो माय कॉन्सेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बट हाँ, जैसे हम बात करते हैं अवार्ड्स और ये सब, आप छोड़ो मेरा। रेनू जी, आप ये बताओ, आपने मुझे कितनी बार यहाँ अवार्ड शोज में अवार्ड लेते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा ना। क्यों कम देखा? क्यों देखा? क्योंकि क्या मैं आई बेट कि जितना मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कम कर रही हूँ, कि मैं एक अवार्ड के हकदार नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें हर दूसरे दिन अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो पेड अवार्ड है। मेरे पास इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत कॉल्स आते थे, मैं नाम नहीं लूँगी लोगों के, कि मैम 30,000 रुपीज़ दे के आप अवार्ड ले लो, मैम 15,000 दे दो, चलो आप 10 दे देना। आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर मैं पैसा लेके अवार्ड ले रही हूँ, तो मैं खुश किस बात पे होने वाली हूँ, किसको दिखाने के लिए खुश होने वाली हूँ? मतलब रात को तो मैंने खुद के साथ सोना है ना, आई विल फाइंड इट कि यार ये अवार्ड तो मैंने जीता, मतलब अपने उससे नहीं लिया, वो तो मैंने पैसा दे के लिया है। तो मुझे लगता है ये पेड अवार्ड वाली जो चीज़ है, ये हमारे देहरादून में तो खूब हो ही रही है। बाकी मैं और नेशनल लेवल पे बातें नहीं करूँगी, पर हमारे देहरादून में तो खूब हो रही है। हर दूसरे दिन अवार्ड मिल रहे हैं, और मिल किसको रहे हैं? अब वो करते क्या है, मतलब यू नेवर नो करते क्या है, अवार्ड किस बात का ले रहे हैं। जब आप जीती तो आसपास के जो लोग थे या आपके फ्रेंड सर्कल में रहे हो, या जो भी जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा, वहाँ कभी इस तरह की बात हुई कि
देखो एलिगेशन तो हर फील्ड में लगते हैं, खाली मैं ब्यूटी पैजेंट ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जो जीतता है उसके पीछे तो कुछ ना कुछ लोग रीज़न, हारने वालों के पास देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न कि अ, शायद पैसा दे के जीते होंगे, शायद उसके साथ अगर कोई मेल है तो कुछ उसके साथ उसका कोई सीन भी इंसान सेट कर सकता है, तो ये सब बातें इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे टाइम पे मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, ऐसा मुझे नहीं बोला गया, बट मैं ये नहीं कहूँगी ऐसा नहीं होता है, हाँ, दुनिया में हर चीज़ होती अच्छा, भरोसा था सबको कि आप जीतेंगे मतलब है। जो बस मेरी मम्मी को छोड़ के सबको भरोसा था। क्यों क्यों बट मम्मी को क्यों नहीं था? मम्मी वाज़ लाइक कि ये एक इंसिडेंट है कि क्योंकि अभी शुरुआत में आपने बोला कि आपकी मदर ही चाहती थी कि आप फोटो आए बाद में देखें। जब मेरा ग्रैंड फिनाले था मिस उत्तराखंड का, तो मेरा भाई, मैं तो बिकॉज़ इवेंट में थी, तो भाई घर पे बोलता है अपनी मेरी मम्मा को कि आप साड़ी पहन लो, कि क्या आज भानु जीत जाएगी, मतलब ख्याति आज जीतने वाली है, कि तुम आप साड़ी पहन लो। तो मम्मा, अरे वो क्यों जीतेगी, और भी तो लोग हैं जीतने के लिए। तो उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और उन्होंने नॉर्मल अपना वो विंटर्स का सूट पहना, शॉल पहनी, ठंड सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, और उन्होंने अपना सूट पहना, और ओपन में इवेंट था, तो शॉल लपेट के ना शी वाज सिटिंग ऐसे, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड था कि नहीं जीतने वाली है शायद ये। मेरे डैड वहाँ चिल्ला रहे हैं ख्याति ख्याति, और मम्मा शॉल लपेट के ऐसे बैठी है ठंड में, और जैसे ही नाम अनाउंस होता है एंड द विनर इज ख्याति शर्मा, तो साइड में मेरी फ्रेंड्स को खड़ा करके मेरी शॉल लपेटवा दो यार। तो उनको उनका थोड़ा-सा था, बट हाँ, मुझे कहते हैं ना कि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश भी होता है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था उसका? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, एक तरफ मैं विनर बनी थी, जो हारे थे उन्होंने बहुत बुरा बोला, और ख़ैर मेरे लिए ही नहीं है, मुझे लगता है हर साल जब हम किसी चीज़ को विन करते हैं तो वो चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें पीछे खींचने में कोई कसर कभी छोड़ती नहीं है। तो एक तरफ मैं खुशियों के कॉल्स आ रहे थे, तो एक तरफ वहाँ बुराइयों की बातें आ रही थी। तो खुशी से ज़्यादा रोना भी चल रहा था, पर देन ओवरऑल जीतने वाला जीत ही जाता है। ये जो तैयारी, क्योंकि मिस उत्तराखंड सुनते ही लगता है कि बस एक सुंदर सी लड़की होगी, वो रैंप वॉक करती है, आती है और खूबसूरत दिखती है। उसके पीछे की लेकिन तैयारी क्या होती है? क्या मैटर करता है? बहुत तैयारी होती है, बहुत ग्रूमिंग चाहिए होती है, बिकॉज़ अ ब्यूटी क्वीन इज़ समवन हू इज़ कॉन्फिडेंट, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, उसको अपनी बात रखनी आती हो, और स्टेज प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और अब ब्यूटी पैजेंट में ब्यूटी इज ऑल्सो दैट इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस भी उतनी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्यूटी विदाउट ब्रेन विल स्टैंड समहाउ, ऐसा नहीं है। उस तैयारी के बीच में ऐसा लगा कि मैं इस पॉइंट पे वीक थी और जब ग्रूमिंग का टाइम था तब आपने उस चीज को कवर किया? बहुत सारे पॉइंट्स में वीक थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, और मैंने अपनी ग्रूमिंग के ड्यूरेशन में ही अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाया, लोगों से बात करना सीखा कि मुझे अपनी बातों को रखना चाहिए, बोलना चाहिए, तो वो मैंने सीखा है बिल्कुल। अच्छा, वो एक सेशन होता है जिसमें वो सवाल करते हैं और आपको जवाब देने होते हैं, और कई बार अब तो मैं ज्यादातर देखती हूँ वो जवाब ही जो है आपके वायरल होते हैं सबसे ज्यादा। तो क्या वो सवाल पहले से बताए रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बताए रहते हैं। वहाँ पे अगर सपोज 30 कंटेस्टेंट्स हैं तो 50 क्वेश्चंस, 50-60 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं बाउल में, और यू हैव टू पिक वन। और मेरे टाइम पे तो वो भी नहीं हुआ था, जजेस ने रैंडम क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा जो क्वेश्चन था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, कि व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड योर बिगेस्ट वीकनेस। तो मेरा आंसर था इट्स माय ब्रेन। स्ट्रेंथ इज बिकॉज माई ब्रेन इज समथिंग जो कुछ भी सोचने की क्षमता रखता है और उसको पूरा करना जानता है, और माई वीकनेस इज बिकॉज मैं बहुत बार ओवर थिंक कर जाती हूँ चीज़ों को लेके, एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेती हूँ कि जैसे कि उस टाइम पे तो मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में थी, तो एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब है कि पढ़ाई भी करनी है, मॉडलिंग भी करनी है, और एक्स्ट्रा सोच रही हूँ, और सोचने की वजह से भाई वही माइंड में हलचल। तो माय आंसर वाज माय ब्रेन। जो इतनी सारी चीज़ों को कर रही हैं, कैसे वो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? क्योंकि आप अपना जो दायरा बढ़ा रही हैं, चाहे वो इवेंट्स हों, बड़े-बड़े इवेंट्स होल्ड करना हो, और जो सर्कल आपका धीरे-धीरे जो है वो कितना चैलेंजिंग है एक। बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और बिकॉज़ जैसे कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, मतलब इवेंट्स को हटा के अगर हम बात करें तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है,
एक वुमेन्स क्लब है और जिसमें हम वुमेन्स को एम्पावर करते हैं। वी डू जितना हमसे हो सकता है एक दूसरे की सहायता करते हैं किसी भी प्रकार से, जिससे हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकें। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत पर्या फाउंडेशन जो NGO है उसमें हम लोग देहरादून टॉक शो करते हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि पूरे दिन भर में अपना कुछ घंटे मुझे हर बिजनेस पे फोकस करना पड़ता है कि मुझे एटलीस्ट 1 आवर एक दिन में 1 घंटा इस बिजनेस पे देना ही देना है। तो मुझे बैठना पड़ता है, उसकी फाइल उठानी पड़ती है, उसके स्टाफ्स को मैनेज करना पड़ता है। और अभी भी मैं लाइफ में स्ट्रगल ही कर रही हूँ। आई विल नॉट से कि मैंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर सा खड़ा कर लिया है। अभी भी आई एम स्टिल ऑन द स्ट्रगलिंग फेज। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप अपना जब ये एम्पायर बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा आपकी सोशल जो इन्वॉल्वमेंसी है वो भी अलग अलग इश्यूज पे दिखाई देती है। जैसे नशा मुक्ति को लेकर आपने टॉक शो करवाए हैं, और मेरे ख्याल से महिलाओं के साथ भी जो है आप अलग अलग तरह की एक्टिविटी करती। वो कहाँ से आया कि मुझे इस चीज़ पे भी फोकस करना है? जैसे कि मैंने बताया कि इवेंट्स से मैंने आपको कनेक्ट करवाया कि मैं इवेंट्स में टीम के साथ मेरा जैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मैंने खुद पर्सनली विटनेस करा है कि उनके चैलेंजेस क्या रहते हैं, वो कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं। तो एंटी ड्रग वाली जो चीज़ आई थी वो भी वहीं से आई थी कि हमारे आपको पता है हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस समय ड्रग्स के टूवर्ड्स कितना जा रहे हैं। तो मैं उनको पर्सनली जब बैठ के समझाती थी कि नहीं, आपको उनकी दे ऑल हैव देयर डिफरेंट स्टोरीज इन देयर लाइव्स। बट जब मैंने ये इवेंट्स करे और देन मैंने टीनेजर्स के साथ रहना स्टार्ट करा तो बहुत सारे इंसिडेंट्स। एक लड़की इतनी प्रिटी, मतलब आज से 5 साल पुरानी बात है, 2020 की, वेरी प्रिटी गर्ल, मतलब इतनी सुंदर कि अगर वो किसी फील्ड में भी चली जाएगी तो शी विल डू बेस्ट। और वो पूरा टाइम नशे में रहती थी और मैं आई वाज शॉक्ड कि तुम पे इतना तुम मतलब वो ऐसा लगता भी नहीं था कि वो इतना ड्रग्स खरीद भी पाती होगी। तो खैर उसने बोला कि मुझे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ला के देते हैं। और क्या उम्र थी? ठीक है, लगभग टीन पैजेंट में आई थी तो 16-17 साल की वो रही होगी। उसके कॉलेज के लड़कों के साथ दोस्ती थी, वो उसको ड्रग्स ला कर देते थे। तो मैंने उससे बहुत सारे ना अजीब सवाल भी पूछे। मैंने कहा कि ऐसा है कि खाली ये ड्रग्स लेने के बाद ऐसा वो तुम्हारा यूज़ भी तो करते होंगे लड़के, कि तुमको वो ड्रग्स क्यों देते हैं, मतलब वो तो महंगी चीज़ है। मतलब बिकॉज मेरे को उस समय मेरे माइंड में तो ड्रग्स इज समथिंग जो महंगा आता है, सस्ता तो आता नहीं है। तो वो किसी को कोई अपनी इतनी महंगी चीज़ क्यों दे रहा है, तो तुम उनको क्या दे रही हो। तो मेरा ये क्वेश्चन था उस लड़की से। तो उसने कहा कि नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा तुम अभी बात करते हुए तुम होश में नहीं हो, तो तुम जब ड्रग्स लेते होंगे बैठ के तो तुम क्या ही होश में रहते होंगे। तो वहाँ से ना मुझे एक 2020 में ना एक अंदर से बड़ा वो हुआ कि यार ये कैसे हो रहा है ये सब। और फिर उसने मुझे काफ़ी स्टोरी सुनाई अपने सराउंडिंग के लोगों की। तो दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा था कि यार बच्चों को ड्रग से दूर रखना है। और बिकॉज सी ये अकेले का काम नहीं है, इट्स अ जॉइंट थिंग कि सबको मिलकर करना होगा। तो खैर जो मेरे पास हमारा जो टीन के पैजेंट्स होते हैं उसमें भी ऑलवेज मेक श्योर दैट वहाँ पर एक सोशल कॉज इंक्लूड है, से नो टू ड्रग्स। तो सारे बच्चे सोशल मीडिया में दे कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोज़ पूरा ड्यूरिंग देयर जितना उनका 20-25 डेज की ग्रूमिंग चलती है वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, अपने इंसिडेंट शेयर करते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज अ हैशटैग से नो टू ड्रग्स। अच्छा, वी हैव टू हाई ऑन आवर करियर, हाई ऑन आवर ड्रीम्स, नॉट ऑन ड्रग्स। तो ये मेक श्योर करके चलते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा हम लोग चीज़ों को बैलेंस करते हैं। और जो वुमेन क्लब है जो आपका, उसमें किस तरह की इन्वॉल्वमेंट सी है? हाँ, मैं बताती हूँ। जो हमारा एस वुमेन्स क्लब है उसमें वी हैव मेंबर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली उसमें ना मैं ये नहीं कहूँगी उसमें हाईली एंटरप्रेन्योर्स या कुछ हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उसमें बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी हैं। तो अभी उसमें हमारी एक रिसेंटली एक लेडी है, सुनीता नाम है उनका। तो उन्होंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। अच्छा। तो वो क्लाउड किचन हम लोगों ने सबने मिलके उनको मोटिवेशन दिया, उनके पास कोई टीम नहीं थी। तो उसमें से जो अच्छी हमारी ग्रुप में से 5-6 ऐसी लेडीज़ हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं। तो व्हाट दे डू नाउ, जैसे सबकी फैमिलीज़ में 20-25 15 लोग 20 लोगों का ना गेट टुगेदर हम लोग रखते हैं। मतलब नॉट हम लोग, जैसे हम आप हो गया या कोई भी हो गया। तो उनके घर में वो खाना प्रोवाइड करते हैं उनको, पूरा पैक होके खाना जाता है। वो खाना लेके जाते हैं, वहाँ पे खाना सर्व भी करवाते हैं, फिर यूटेंसिल्स को वॉश भी करते हैं और क्लीन करके वापस आ जाते हैं।
और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है आने वाले टाइम का एक बूम है। बिकॉज अब घर में क्या होता है, हमारे सपोज मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे घर में आज 20 गेस्ट आने वाले हैं, मैं पूरा टाइम किचन पे लगी रहूंगी। कॉस्ट तो फिर भी खाने का बनाने की आएगी, और हमारी एक अपने खुद की एनर्जी की भी एक कॉस्ट है। तो वो 1000-1200 रुपये उनको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, पर अब हमारा काम आसान हो रहा है। तो सब ने मिलके उनकी हेल्प करी और वो मिलकर खाना प्रोवाइड करते हैं। अब उनको आई गेस 4 मंथ्स होने वाले हैं, एंड वो कितना अच्छा अर्न कर रही हैं। तो आई एम हैप्पी टू सी हर। वो मुझे लगता है महीने में कुछ नहीं है तो अभी इनिशियली वो 8-10 लोगों को खाना दे देते हैं, और अच्छा उनके पास अपना 35-40 हज़ार रुपये महीना वो कमा रहे हैं, एंड शी इज़ हैप्पी नाउ। ये बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी। तो ऐसे हम लोग बस एक दूसरे को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और जो मेरी अपनी स्किल्स हैं, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, मैं उनको कि आप अपने आप को, अपने ब्रांड को, जैसे उन्होंने ये किचन क्लाउड किचन स्टार्ट किया, तो आप अपने आप को सोशल मीडिया में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, आप कैसे क्लाइंटेज पे काम कर सकते हो, तो मेरी तरफ से उनको ये सब गाइडेंस भी मिल जाती है। तो अच्छा, जो अभी टीन जो आपके पास आती है, जो ब्यूटी पैजेंट के लिए आती है, उनको क्या सलाह देते हो आप सबसे पहले? जब हमारे पास टीन जो बच्चा आता है वो बहुत रॉ आता है, वो अपने माइंड में इतना क्लैरिटी लेके नहीं आता है कि उसको करना क्या है। क्योंकि जो टीन के बच्चे होते हैं समहाउ वो 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, कोई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होता है। इसी एज के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनके माइंड में ये रहता है कि हमको मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग का मतलब उनको सिर्फ ग्लैमर लगता है कि अब हम जीत जाएंगे कुछ, और नहीं भी जीतेंगे तो हम सोशल मीडिया में अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो उनको समझाना कि एक पैजेंट जो होता है वो कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझाना, क्योंकि अब होता है क्या है, नॉर्मली हम सोशल मीडिया में बहुत सारी प्रोफाइल्स को देखते हैं, पर उनको उतना ना विटनेस नहीं करते हैं जितना हम एक किसी पैजेंट्री को कोई लड़की कर रही है उसे करेंगे, बिकॉज उसका फेस भी अच्छा है। तो आई कीप ऑन टेलिंग देम कि उनको एक सिंपल बात में मैं समझाती हूँ कि अ ब्यूटीफुल फेस कैन अट्रैक्ट फर्स्टली, बट देन योर हार्ट, योर पर्सनालिटी इज समथिंग जो मेमोरेबल रहने वाली है आने वाले टाइम पे। तो जल्दी आई कैची मत बनो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुमको आई कैची बनना है, ऐसा कैची बनो कि वो तुम दिल में रह जाओ। तो दैट इज द वन थिंग जो मैं उनको समझाती हूँ, एंड दे वर्क ऑन इट। तो बस ये चीज़ रहती है। और आप मानोगे कि हमारे जो टीन के जो बच्चे निकलते हैं बहुत बैलेंस्ड, बहुत पॉलिश्ड, और वो चीज़ें जो उनको ना एक्सपीरियंसेस आने वाले टाइम पे ठोकर खा के मिलते हैं ना, वो पहले ही ले चुके होते हैं। बिकॉज मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, देन वी हैव अ टीम ऑल्सो, सब उनको बताते हैं। तो क्लीन चिट के साथ वो एक अपना क्लियर कट माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर एक बड़ी खूबसूरत लड़कियां जो हम हमेशा जो एक समाज का, जो हमारी सोसाइटी का एक खूबसूरत है लड़कियां, तभी जो है उनको उस तरीके से। लेकिन आप ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद भी खूबसूरती को किस तरीके से देखती हैं? जो लड़कियां अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती हैं, उनके लिए क्या कहो? मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि द आउटर ब्यूटीफुल थोड़े टाइम बाद तो ढल ही जानी है, पर जो अंदरूनी ब्यूटी है, दैट योर इनर ब्यूटी, आप उसको कैसे एम्ब्रेस करो? हाँ, उस पे यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन इट। उस पे अच्छा सोचो, जस्ट बी काइंड, और ग्राउंडेड रहो, लोगों के लिए करो, तो तुम्हारी जो एक्चुअल ब्यूटी है ना वो दिल में उतरेगी। और जिसके दिल में एक बार सुंदरता उतर जाए फिर वो कभी कहाँ जाने वाली है। तो फेशियल ब्यूटी तो आउटर ब्यूटी तो समहाउ एक ना एक दिन ढल ही जानी है। पहला उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज दोगे जो बहुत इंटीरियर एरियाज में रहती हैं, सपना देखती हैं मॉडलिंग का भी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने का भी, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन है, डिलेमा है, पेरेंट्स में के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? पहले तो मैं जो हमारी टीन गर्ल्स हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि सपने देखो और सपने पूरे करने में जुट जाओ, और वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उनको गाइड करूँगी कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, और बहुत चीज़ें सीखो, सोशल मीडिया सीखो, यूट्यूब करो, और इंडस्ट्री में एंटर कर लो। एंड मतलब वो पेरेंट्स जो सही नहीं समझते हैं उस प्लेटफॉर्म को अभी तक, उनको आप कैसा भरोसा दिलाओ, और वो अपने पेरेंट्स को कैसे भरोसा दिलाएं कि वो आ सकते हैं? मैं पेरेंट्स को अब एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री बहुत सेफ नहीं है।
हम खुद अच्छा हमको अपने बच्चों को ना बस सही गलत की पहचान करना सिखाना हमारा काम है। मतलब असली काम जो पेरेंट्स का है ना, वो अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराना है। इस काम में वो सफल अगर हो जाते हैं ना, तो बच्चे को रोकने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे को पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इंडस्ट्री कोई भी खराब नहीं है, हमारी सोच उसको खराब और सही बनाती है। और तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजे। यहाँ तो एक कंपनी जो है वो एक फीमेल ओन करती है, तो वो काफ़ी एक सेफर इन्वायरमेंट में जाएंगे और बच्चों को मौका दिया जाए, तभी तो पता चलेगा उनको कि सही गलत क्या। कंफर्ट जोन में कितना बांध के रखोगे, आज बांध लोगे, कल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ की कौन सी गारंटी है कि वहाँ पे उनको सेफ इन्वायरमेंट मिलने वाला है। तो सही तो बात ये है। आपका भी बेसिक एक चैलेंज रहा है, सेफ एनवायरनमेंट ना मिलना, उसके बावजूद अपनी छाप छोड़ना उस इंडस्ट्री। बिल्कुल मैंने जैसे कि बताया कि ऐसा नहीं था कि मुझे सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिला काफ़ी हद तक मिला, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने गंदगी नहीं देखी, वो भी देखी। बट वही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही गलत की पहचान सिखाई, तो मैंने भली भांति अपना रास्ता बना लिया। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे तो दिल्ली मुंबई जाकर स्ट्रगल करना पड़ा था। मैंने मेरी जैसे आपने बोला आने वाले टाइम की क्या और वो है, तो मैं चाहती हूँ कि और जहाँ पर मेरी कंपनी कहीं पे चूक रही हो बच्चों को प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने पे, मैं वो प्लेटफॉर्म भी देहरादून में बच्चों को प्रोवाइड करूँ, जिससे पेरेंट्स उनको और सपोर्ट करें और वो बच्चे और निखर के आ सकें। बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपके साथ रही। जल्द मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।